हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं जो फर्स्ट ईयर का जो सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, उसके ऊपर जो लेक्चर है वो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, रिकॉर्ड करके। उसके जो की पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे जो गोल है जो वो है एमसीक्यूज, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनको कैसे आप टैकल करें, उनको आप कैसे सॉल्व करें। तो उसकी जो सारी जो की पॉइंट्स है चैप्टर नंबर 2 की, उसको हमने ले लिया। उसकी मैंने स्लाइड्स फिर मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी का चैप्टर नंबर सेकंड है फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का, और उसका नाम क्या है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर हम सेकंड देखें चैप्टर, तो इसके स्लाइड देखें पहली। उसमें क्या है कि सबसे पहले की पॉइंट्स, तो की पॉइंट्स में क्या है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच एक्सप्लेन्स द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। मतलब एक ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जो क्या करे कि जो इंसान की ज़िंदगी की जो केमिकल बेसिस है, ठीक है, उसको क्या करे, डिस्कस करे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो इंसान के अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं, उनका क्या क्या काम है, उसको हम स्टडी करें जिस ब्रांच में बायोलॉजी की, तो उसको हम बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। लिविंग सेल कंटेन्स अ लिविंग मटेरियल कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। आपका जो लिविंग सेल होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, लिविंग मटेरियल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो नेक्स्ट स्लाइड है उसके ऊपर हम आते हैं, वाटर। अच्छा, वाटर क्या होता है केमिकली प्रोटोप्लाज्म कंटेन 70 to 90% ऑफ H2O। आपका जो प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, वो क्या होता है केमिकली, उसके अंदर 70 to 90% क्या होता है, पानी होता है, H2O होता है, ठीक है। अच्छा, इफ़ वाटर इज़ एवापोरेटेड द रिमेनिंग मास इज कॉल्ड द ड्राई वेट ऑफ द सेल। अगर आपका जो सेल है, अगर उससे हम वाटर को रिमूव कर दें, एवापोरेट कर दें, निकाल दें बाहर, तो रिमेनिंग जो मास बचेगा सेल का, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ड्राई वेट। मतलब अब उससे पानी जो है वो क्या है, बाहर निकल चुका है। ओनली 6 एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, मेक मोस्ट 98% ऑफ द बायोकेमिकल्स। मतलब आपके ये जो 6 एलिमेंट्स हैं, ये मिलके आपकी बॉडी के जो 98% जो बायोकेमिकल्स हैं वो बनाते हैं, ठीक है। लाइफ एक्टिविटीज़ अकर इन द सेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर। आपका जो वाटर है उसकी प्रेजेंस में जितने भी केमिकल रिएक्शन है सेल के, वो पॉसिबल होते हैं, ठीक है। तो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन है वो कहाँ पे होते हैं, इक्वस सॉल्यूशन के अंदर होते हैं। इक्वा का मतलब होता है वाटर, और सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्यूशन। तो मतलब ऐसी सॉल्यूशन जो किससे बनती है, जिसके अंदर आपका जो सॉल्वेंट है वो क्या है, पानी है या वाटर है। तो उसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर क्या है, रिएक्शंस वाटर की जो सॉल्यूशन होती है उसके अंदर होते हैं। वाटर इज़ अ पोलर मालिक्यूल। अच्छा, वाटर इज़ अ पोलर मालिक्यूल। पोलर मालिक्यूल का मतलब क्या है कि जो वाटर है उसके मालिक्यूल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है। पार्शली नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है। पार्शली पॉजिटिव का चार्ज कौन है, आपका हाइड्रोजन, और पार्शली नेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज पोलर मालिक्यूल। इट्स नॉट ए नॉन पोलर मालिक्यूल, इट्स अ पोलर मालिक्यूल। A buffer helps to prevent changes in the pH of a solution when an acid or an alkali is added. अच्छा, बफर क्या होती है, एक सॉल्यूशन होती है। वो क्या करे कि अगर किसी भी चीज़ के अंदर हम जब एसिड या बेस ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करे, उस जो हमने एसिड या बेस ऐड किया है किसी की चीज़ के अंदर, तो वो क्या करेगा, उसकी पीएच को चेंज करेगा। अच्छा, बफर एक ऐसी सॉल्यूशन होती है जो क्या करती है, किसी भी सब्सटेंस या किसी भी जो केमिकल कह लें, उसकी जो पीएच के अंदर जो चेंज होता है उसको क्या करती है, वो रोकती है। मतलब उसके अंदर चेंज आने से वो रोकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बफर बोलते हैं। जैसे कि आपका वाटर है, वो भी क्या है, बफर होता है, जो आपकी बॉडी के अंदर जो पीएच की चेंज को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है, आपकी ब्लड की पीएच को चेंज होने से बचाता है, ठीक है। अच्छा, अगर आगे 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 चलें तो आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इसमें क्या क्या है ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग कार्बन एज बेसिक एलिमेंट इज बाउंडेड कोवेलेंटली विद हाइड्रोजन एटम। मतलब जो आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहलाएं या जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें क्या होता है कि आपका जो कार्बन होता है वो हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली बाउंडेड होता है, ठीक है।
उसी हाइड्रोकार्बन स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। माइक्रोमॉलिक्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट बिल्डिंग ब्लॉक्स और सब यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स। मतलब जो आपके जितने भी जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, आपके मोनोमर्स से मिलके बनते हैं। जब दो मोनोमर्स कंबाइन होंगे या दो से ज़्यादा मोनोमर्स कंबाइन होंगे, या कह लें हंड्रेड्स ऑफ मोनोमर्स कंबाइन होंगे, तो वो सारे मिलके क्या करेंगे, आपका जो मैक्रोमॉलिक्यूल है वो बनाएगा। अच्छा, द मैक्रोमर्स आर आल्सो कॉल्ड पॉलीमर्स। जो मैक्रोमर्स है उसको आप पॉलीमर्स भी कह सकते हो, ठीक है। जैसे कि मोनो का मतलब होता है वन और पॉली का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है। मैक्रो का मतलब क्या है, ज़्यादा या बहुत बड़ा, और पॉली का मतलब क्या है, मतलब नंबर में क्या है, वो ज़्यादा है। अच्छा, मैक्रोमॉलिक्यूल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेजर कैटेगरीज। जो आपकी मैक्रोमॉलिक्यूल्स है उसको 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। आपकी बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स, वो कितने होते हैं, मेजर 4 होते हैं। कौन कौन से, आपका प्रोटीन हो गया, आपके पॉलीसेकेराइड्स हो गए जिसको आप कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका लिपिड हो गया और आपका न्यूक्लिक एसिड। ये 4 मेजर हैं टाइप्स केमिकल्स के जो आपकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ सब यूनिट्स कॉल्ड अमाइनो एसिड। आपके जो प्रोटीन है ये क्या है, पॉलीमर होता है, और इसका मोनोमर वो क्या कहलाता है, अमाइनो एसिड कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे है पॉलीसेक्राइड्स आर कंपोज्ड ऑफ मोनोसेक्राइड्स। मतलब आपके जो पॉलीसेक्राइड्स हैं वो मोनोसेक्राइड से मिलके बनते हैं। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल आर द सब यूनिट्स ऑफ फैट। मतलब जो आपका फैट होता है, जो आपका लिपिड होता है, उसके जो सब यूनिट्स के लिए, उसके जो मोनोमर्स के लिए, वो क्या होते हैं, आपके फैटी एसिड और आपका ग्लिसरॉल, ये होते हैं। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड्स आर द सब यूनिट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। आपका जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये एक मैक्रोमॉलिक्यूल होता है, और उसका जो मोनोमर कह लें वो क्या होता है, आपका न्यूक्लियोटाइड होता है। Two monomers join together when a hydroxyl group is removed from one monomer and a hydrogen is removed from other। अच्छा, दो मोनोमर्स आपस में कब ज्वाइन होंगे, जब क्या होगा, एक मोनोमर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो OH ग्रुप है वो रिलीज होगा, और एक जो मोनोमर है वो क्या करेगा, आपका जो H ग्रुप है या जो हाइड्रोजन है उसको क्या करेगा, वो रिलीज करेगा। तो OH और H कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, आपका वाटर के मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है। और जो मोनोमर्स होंगे वो आपस में कंबाइन होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, पॉलीमर्स बन रहे हैं, उसके साथ साथ जो वाटर है उसकी भी फॉर्मेशन हो रही है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर उसमें जो वाटर की रिमूवल हो रहा है तो उसकी वजह से हम इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे है द ज्वाइनिंग ऑफ टू मोनोमर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जो दो जो मोनोमर से आपस में ज्वाइन हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। दिस टाइप ऑफ कंडेंसेशन इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन सिंथेसिस बिकॉज वाटर इज रिमूव्ड। यहाँ पे दो मोनोमर्स आपस में कंबाइन हुए और उसकी वजह से क्या हुआ, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर, और सिंथेसिस मतलब जो पॉलीमर का बनना। और दिस टाइप ऑफ कंडेंसेशन इज नोन एज डिहाइड्रेशन सिंथेसिस बिकॉज वाटर इज रिमूव्ड। क्योंकि इस प्रोसेस में क्या होता है, वाटर आपका रिमूव होता है। डिहाइड्रेशन एंड अ बॉन्ड इज मेड। डिहाइड्रेशन का मतलब है वाटर का रिमूवल, और बॉन्ड बनता है जिसको हम सिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि जो मोनोमर और मोनोमर के बीच में आपका बॉन्ड बनता है। अच्छा, a process during which polymers are broken down into their subunits monomers by the addition of H2O is called hydrolysis। अच्छा, एक ऐसा प्रोसेस है जो आपका कंडेंसेशन का अपोजिट होता है, वो क्या होता है आपका, जो आपका कंडेंसेशन होता है उसका क्या होता है, अपोजिट, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है कि आप वाटर की एडिशन करते हैं, फिर क्या होता है, आपके जो पॉलीमर है वो मोनोमर्स में डिवाइड होता है। होता क्या है कि जो मोनोमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक मोनोमर हाइड्रोक्सिल ग्रुप गेन कर लेता है, एक क्या करता है, एच ग्रुप जो है वो गेन कर लेता है। उसके बाद क्या होगा, जो इस तरह से वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। मतलब आपने वाटर की एडिशन की, और वाटर की एडिशन करने की वजह से क्या हो रहा है, आपका जो पॉलीमर है वो मोनोमर्स के अंदर टूट रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो का मतलब है वाटर, और लाइसिस का मतलब है टूटना, मतलब वाटर की वजह से कोई पॉलीमर क्या है यहाँ पे टूट रहा है। अच्छा, उसके बाद आगे अगर हम देखें तो आपका कार्बन, ठीक, कार्बन की ऐसी क्या कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके वजह से ये आपकी बॉडी के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ क्यों है, या बहुत ज़्यादा क्यों पाया जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी क्या क्या है, उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले है केमिस्ट्री ऑफ लिविंग वर्ल्ड इज़ केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। मतलब जो इंसान की जो लिविंग वर्ल्ड जितना भी है उसकी जो केमिस्ट्री वो क्या है, कार्बन की केमिस्ट्री कहलाती है। कार्बन क्या है, एक बहुत ही बड़ा या इम्पोर्टेंट क्या है, आपका एलिमेंट है। अच्छा, कार्बन कैन फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स। जो एक आपका जो कार्बन का जो एटम होता है वो क्या होता है,
वो 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ सिंगल 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 बॉन्ड बना सकता है, मतलब 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है। अगर 2 होंगे तो उसके साथ डबल भी बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। मतलब जो मैक्सिमम बॉन्ड ये बना सकता है वो क्या है, जो 4 बॉन्ड है वो सिंगल बना सकता है। फंक्शनल ग्रुप आर पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव बिहेव एज अ यूनिट एंड गिव्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स देयर फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज एंड solubility इन इक्वल सॉल्यूशन। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये कोई एक एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं, या ऐसा कह लेंगे जो कार्बन की चेन भी हो सकती है। वो क्या, जब किसी भी कह लेंगे कंपाउंड के साथ या किसी दूसरी कार्बन की चेन के साथ आपस में कनेक्ट होती है, तो क्या करती है, उसको अपनी जैसी क्या करती हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ देती है, और उसकी सोल्युबिलिटीज़ जो वाटर के अंदर है वो डिसाइड करती है, उसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि मतलब जितनी भी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपकी कंपाउंड की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, आपका जो फंक्शनल ग्रुप होता है किसी भी कंपाउंड का, उसके ऊपर। ईस्टर बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। आपका जो ईस्टर बॉन्ड है ये किसके बीच में बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में और अल्कोहल के बीच में। अमाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइन। आपका जो अमाइड बॉन्ड होता है ये किसके बीच में बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में और अमाइन के बीच में बनता है, ठीक है। ये सारे एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपने याद करनी है, जो आपके एग्ज़ाम के अंदर क्या होगा, आपको हेल्प देंगी बहुत अच्छी तरह। उसके बाद है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। प्रोटीन्स कंस्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ बॉडीज ड्राई वेट। पहले हमने देखा कि ड्राई वेट क्या होता है, कि जब आपकी बॉडी है उसके अंदर अगर हम पानी निकाल दें जो कि 70 से लेकर 90% होता है, तो उसके बाद वाला जो वेट क्या कहलाता है, आपका ड्राई वेट। तो ड्राई वेट में से 50% जो वेट होता है वो आपकी प्रोटीन का होता है, ठीक है। Proteins are the complex organic compounds having carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen as element, but sometimes they contain phosphorus and sulfur। मतलब जो यूजुअली इसके अंदर क्या क्या होता है, आपका कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होती है और नाइट्रोजन होती है, पर कभी कभी इसके अंदर आपका फॉस्फोरस और सल्फर भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। मतलब जो प्रोटीन है वो क्या होता है, आपका पॉलीमर होता है, और ये किससे मिलके बनता है, आपके जो अमाइनो एसिड्स होते हैं सब यूनिट्स उससे मिलके बनता है। These amino acids are linked together by specialized bond और linkage called peptide bond। जो दो मोनोमर्स होते हैं प्रोटीन के, जिसको हम अमाइनो एसिड बोलते हैं, जो उनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। क्या बोलते हैं उसको, पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं, ठीक है। एक स्पेशल बॉन्ड होता है, ठीक है, उसको हम पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। देयर आर 20 बेसिक अमाइनो एसिड। जो अमाइनो एसिड की जो है 20 क्या है टाइप्स होती हैं, या 20 बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं। अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, मतलब इसके अंदर क्या होगा, आपका कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डायरेक्टली बॉन्ड बना होगा। विच कंटेन एटलीस्ट वन बेसिक अमाइनो ग्रुप। इसमें क्या होगा, एक बेसिक अमाइनो ग्रुप होगा, ठीक है, NH2, एंड वन एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH बॉन्डेड टू द सेम कार्बन एटम। उसी सेम कार्बन एटम के साथ क्या होंगे, ये दोनों ग्रुप्स अटैच्ड होंगे। देयर आर 4 बेसिक स्ट्रक्चरल लेवल्स ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की जो बेसिक जो स्ट्रक्चर वो क्या होती हैं, 4 होती हैं, ठीक है। कौन सी होती हैं उसको हम देखते हैं। अ, जैसे कि आपका जो प्राइमरी प्रोटीन होता है, ठीक है, सेकेंडरी, उसके बाद आपका टर्शरी, उसके बाद आप क्वाटरनरी प्रोटीन्स, ये होते हैं इसके प्रोटीन्स के टाइप्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके एग्जाम्पल्स जो वो भी आप याद कर लें, जो कॉम्प्लेक्स कह लें या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, उसमें आपका हेमोग्लोबिन आता है, ठीक है। आपका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपका जो इंसुलिन है वो आता है, सेकेंडरी के अंदर आपके जो हेयर्स वगैरह है वो आते हैं, और आपका जो टर्शरी कह लें कि उसके अंदर आपका आता है जो लाइसोजाइम एंजाइम वगैरह है वो आते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बोहाइड्रेट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अच्छा, अब एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर आपका क्या होगा, हाइड्रोजन भी होगी, कार्बन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगी। अच्छा, यहाँ पे एक एक देख लें कि इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड कार्बन्स। मतलब क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो आपका ऑक्सीजन का और जो वाटर जो आपका हाइड्रोजन है उसका रेशो क्या होता है, वही सेम रेशो होता है जो आपके वाटर के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड कार्बन्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड अबाउट 1% बाय वेट एंड जनरली कॉल्ड शुगर्स। कार्बोहाइड्रेट का जो आपकी बॉडी के अंदर जो वेट होता है वो 1% होता है,
और इसको हम क्या बोलते हैं, शुगर नॉर्मली बोलते हैं या सेक्राइड्स बोलते हैं ड्यू टू देयर स्वीट टेस्ट, इनके मीठे टेस्ट की वजह से। एक्सेप्ट पॉलीसेक्राइड्स, जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, बड़े जो यूनिट्स होते हैं या जो पॉलीमर्स होते हैं, वो उनका जो टेस्ट होता है वो स्वीट नहीं होता है, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स आर आल्सो कॉल्ड सिंपल शुगर्स, जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं उसको हम शुगर भी सिंपल शुगर भी कहते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट हाइड्रोलाइज फर्दर इनटू सिंपल शुगर्स, क्योंकि वो फर्दर जो सिंपल शुगर्स है उसमें हाइड्रोलाइज नहीं होती हो सकती। कौन कौन सी होती है आपकी, जैसे कि आपका ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ठीक है, और आपका जो ग्लैक्टोज हो गया, ठीक है, ये क्या है आपके सिंपल शुगर्स हैं जो फर्दर आपकी डिवाइड नहीं हुई, इसको हम हेक्सोज शुगर भी बोलते हैं। all monosaccharides all monosaccharide white crystalline solids with sweet taste and soluble in water, जितने भी मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके स्वीट होते हैं टेस्ट के अंदर, वाइट क्रिस्टलाइन होते हैं, और क्या होते हैं आपके वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल विच यील्ड 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स मॉलिक्यूल ऑन हाइड्रोलाइसिस आर ओलिगोसेक्राइड, मतलब जो 2 से लेके 10 आपके मोनोसेक्राइड्स वो दे, अगर उसको हम हाइड्रोलाइज करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स। ओली का मतलब होता है कि फ्यू, ओलिगोसेक्राइड्स मतलब फ्यू सेक्राइड्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, आर पॉलीसेक्राइड्स आर ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड मेनली मोनोसेक्राइड्स और प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू मोनोसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़ी वेट वाले क्या होते हैं आपके सेक्राइड्स होते हैं, जिसमें आपके मोनोमर्स बहुत ही ज़्यादा आपस में ज्वाइन होकर फिर ये बनाते हैं। अच्छा, इसका जो वेट होता है वो भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जब इसको हम तोड़ेंगे हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये बहुत सारे मोनोमर्स हमें मिलेंगे, या मोनोमर्स से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी मिलेंगे। अच्छा, स्टार्च इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजर्व फूड मटेरियल फॉर हायर प्लांट्स। जो आपका स्टार्च है वो आपके प्लांट के अंदर क्या होता है, आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्लांट के अंदर स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। जो सेल्यूलोज होता है इज़ द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट सेल वाल, जो आपकी प्लांट की जो सेल वाल होती है वो किससे बनी हुई होती है, मेनली आपका जो सेल्यूलोज है उससे मिलके बनी हुई होती है, ठीक है। मोस्ट अम्बर्डेंट कार्बोहाइड्रेट नेचर, आपका जो सेल्यूलोज होता है जो प्लांट की सेल वाल के अंदर पाया जाता है, जो एक सीमेंटिंग लेयर का काम करता है, वो क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट होता है नेचर के अंदर। अच्छा, ग्लाइकोजन फाउंड मेनली इन बैक्टीरिया फंजाई लिवर एंड मसल टिश्यूज ऑफ एनिमल्स, मतलब ये कहाँ पे पाए जाते हैं, बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, फंजाई के अंदर, लिवर्स के अंदर, एंड मसल टिश्यूज ऑफ एनिमल्स के अंदर। इट इज़ कॉमनली नोन एज एनिमल स्टार्च, जिसको हम एनिमल स्टार्च बोलते हैं। जब ग्लूकोज 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 इस तरह से बहुत सारे मोनोमर्स आपस में कंबाइन हो गए तो उसकी वजह से क्या बनेगा आपका माल्टोज बनेगा। जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा आपका लैक्टोज। जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में कंबाइन होंगे तो आपका क्या बनेगा, सक्रोज बनेगा, ठीक है। तो सक्रोज क्या है आपका, डाइसेक्राइड है। आपका माल्टोज क्या है, डाइसेक्राइड है, ठीक है। आपका जो लैक्टोज है वो भी क्या है आपका डाइसेक्राइड है। कार्बोहाइड्रेट्स आर द पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही कह रहे हैं कि जल्दी आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, या इंस्टेंट एनर्जी भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट फर्दर ग्लूकोज में टूटता है, उसके बाद ग्लूकोज से क्या होता है आपका, उसकी ऑक्सीडेशन होती है और फिर उससे आपकी बॉडी को जो एटीपी है वो बनता है। तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल वो आपको 36 एटीपी देता है, ठीक है, या 7.31 किलो कैलोरीज पर मोल देता है। अच्छा, आगे अगर हम देखें तो लिपिड्स, ठीक है, तो लिपिड्स के बारे में बात करते हैं। इसके जो इंपॉर्टेंस पॉइंट्स उसको डिस्कस करते हैं। लिपिड्स आर द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन लाइक कार्बोहाइड्रेट, बट कंटेन मच लेसर रेशो ऑफ ऑक्सीजन दैन कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब इसमें जो क्या होता है कि ये भी कार्बोहाइड्रेट्स की तरह ऑक्सीजन भी इसके अंदर होता है, हाइड्रोजन भी होता है, और उसके अंदर आपका जो कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन और आपका हाइड्रोजन तीनों चीज़ें इसके अंदर होती हैं, पर इसके अंदर जो ऑक्सीजन जो है वो क्या होती है, बनस्पत कार्बोहाइड्रेट्स के कम होती है। व्हेन कंपेयर्ड एन इक्वल अमाउंट ऑफ एसिल कोलेस्ट्रॉल कंटेंट्स ओवर ट्वाइस द एनर्जी कंटेंट दैन कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब जो आपका एसिल ग्लिसरॉल है जो एक लिपिड होता है उसके अंदर क्या होती है आपकी कार्बोहाइड्रेट्स में, मतलब जो एनर्जी कैरी करता है कार्बोहाइड्रेट उसमें डबल अमाउंट होती है, मतलब ये एक हाईली एनर्जेटिक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। लिपिड जो होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। एसिल ग्लिसरॉल कंसिस्ट ऑफ अ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, जो एसिल ग्लिसरॉल होता है वो क्या होता है, ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल लिंक्ड टू 3 फैटी एसिड्स, मतलब जो 3 फैटी एसिड्स हैं अगर वो एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ मिलेंगे तो आपका एसाइल ग्लिसरॉल बनेगा। दिस कंडेंस्ड मॉलिक्यूल इज आल्सो कॉल्ड अ ट्राइग्लिसराइल, ट्राई एसिल ग्लिसरॉल, ट्राइग्लिसराइड इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। वैक्सेस आर सिंपल लिपिड्स, जो वैक्सेस होते हैं वो सिंपल लिपिड्स होते हैं, हैविंग वन मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड फार्मिंग ईस्टर बॉन्ड
विद वन मॉलिक्यूल ऑफ लॉन्ग चेन अल्कोहल, मतलब जो एक लॉन्ग चेन होती है अल्कोहल, उसके साथ क्या होता है, आपका जो फैटी एसिड है वो ईस्टर बॉन्ड बनवाता है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स आर रिप्लेस्ड बाय फॉस्फेट ग्रुप, जो आपके फॉस्फोलिपिड्स हैं वो क्या होंगे, यहाँ पे आपके फॉस्फेट ग्रुप से रिप्लेस हो जाएंगे। टर्पेनॉइड इज लार्ज एंड इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ लिपिड्स, ये क्या है, टर्पेनॉइड्स लार्ज और इम्पोर्टेंट क्लास होती है लिपिड्स की। बिल्ट अप ऑफ आइसोटर्पेनॉइड यूनिट, उनसे मिलकर ये बनते हैं। टर्पेन्स ग्रुप ऑफ लिक्विड ऑफ लिपिड इज बेस्ड ओनली ऑन वन आइसोटर्पेनॉइड, मतलब जो आपके टर्पेन्स होते हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक आइसो टर्पेनॉइड होता है। स्टेरॉइड्स कंसिस्ट ऑफ 3 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग्स एंड 1 5 मेंबर्ड कार्बन रिंग्स, मतलब आपका जो स्टेट होता है उसके अंदर क्या होता है, 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग्स होती हैं, ठीक है। कितनी, 3 होती हैं, और एक 5 कार्बन की एक 5 मेंबर्ड कार्बन रिंग, एक 5 जो मेंबर की कार्बन की रिंग होती है, ठीक है। कैटेनॉइड्स कंसिस्ट ऑफ फैटी एसिड्स, जो कैटेनॉइड्स उसके अंदर फैटी एसिड्स होते हैं, लाइक कार्बन चेन विच आर कंजुगेटेड बाय डबल बॉन्ड्स एंड कैरिंग 6 मेंबर्स कार्बन रिंग एट ईच एंड, मतलब उसके अंदर क्या होता है, जो कार्बन की 6 मेंबर की जो रिंग होती है वो भी बनी हुई होती है। अच्छा, आगे चलें तो आपके न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड सबसे पहले बात करें तो ये आपके बॉडी के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो डीएनए और आरएनए, तो उसके अंदर उस वो है बेसिकली क्या होता है, आपका न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। तो उसके बारे में बात कर लें कि न्यूक्लिक एसिड इसकी जो डिस्कवरी वो किसने की, फ्रेंडरिश मिशी isolated substance from the nuclei of pus cells and named it was nuclein, मतलब इसको एक जो नेक्ली ऑफ पस सेल्स उनसे इसको उसको लिया था, उससे इसको आइसोलेट किया था, अलग किया था, और इसको न्यूक्लिन का नाम दिया था, ठीक है। न्यूक्लिन हैड एसिडिक प्रॉपर्टीज एंड हैंस इट वाज रीनेम्ड एज न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिन था उसकी जो प्रॉपर्टीज़ क्या थी, एसिडिक थी, तो इसकी वजह से उसको क्या नाम दिया गया, न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया गया। द न्यूक्लिक एसिड आर लॉन्ग चेन ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड, इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइंट होते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड की 2 इंपॉर्टेंट काइंड्स होती हैं, कौन कौन सी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन कम होता है, किसकी निस्बत में, आपके राइबो न्यूक्लिक एसिड या आरएनए की निस्बत में। डीएनए इज फाउंड मेनली इन द क्रोमेटिक ऑफ द सेल nucleus, whereas most of the RNA 90% is present in the cell cytoplasm and little 10% in the nucleus, मतलब आपका जो डीएनए होता है वो मेनली आपका कहाँ पे पाया जाता है, जो क्रोमेटिक्स होता है ऑफ द सेल, या जो क्रोमेटिन होता है सेल का उसके अंदर पाया जाता है, मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। और आपका जो आरएनए होता है उसमें क्या होता है कि आरएनए जो है आपकी वो साइटोप्लाज्म के अंदर 90% होता है, और आपका जो न्यूक्लियस होता है सेल का उसके अंदर 10% होता है। न्यूक्लियोटाइड इज अ मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 3 पार्ट्स, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो क्या होता है, इन जो 3 पार्ट्स के ऊपर क्या करता है, बेस करता है, ठीक है। कौन कौन से हैं, सबसे पहले पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन की शुगर, C5H10O5, उसके बाद है फास्फोरिक एसिड H3PO4 इसका फार्मूला है, उसके बाद है नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। और नाइट्रोजनस बेसिस भी फर्दर क्या है, 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है आपकी पेरिन और एक होती है प्योरिन और दूसरा होती है पैरामिडिन, ठीक है। प्योरिन के अंदर क्या आता है आपका एजीनाइन और गायनाइन, और आपका जो पैरामिडिन उसमें क्या आता है, साइटोसाइन, यूरोसिल और थाइमाइन, ठीक है। राइबोज इज फाउंड इन आरएनए, जो आपका राइबोज है वो शुगर कहाँ पे पाई जाती है, आरएनए के अंदर। न्यूक्लियोटाइड्स वाइज डीऑक्सीराइबोज शुगर इज फाउंड इन डीएनए, जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है वो कहाँ पे पाई जाती है, आपके डीएनए के अंदर पाई जाती है। अच्छा, अब बात करें कि डीएनए और आरएनए के अंदर जो डिफरेंस कह लें कि उसके अंदर क्या क्या होता है, कि या जो कौन कौन सी पॉइंट है जो उसको डिफ्रेंशिएट करती हैं। फॉस्फोरिक एसिड इज कॉमन इन ऑल न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब जो फॉस्फोरिक एसिड होगा वो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड हो या आरएनए का, उसके अंदर क्या होगा, सेम होगा। देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस जो होती हैं उसकी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, एक प्योरिन होती है, दूसरी क्या होती है, पैरामिडिन होती है। प्योरिन इंक्लूड्स 2 नाइट्रोजनस बेसिस नेम्ड एडिनाइन एंड गायनाइन, इसके अंदर एडिनाइन और गायनाइन आते हैं, ठीक है। वाइल पैरामिडिन इंक्लूड्स 3 नाइट्रोजनस बेसिस साइटोसाइन, थाइमाइन एंड यूरोसिल, इसके अंदर क्या होता है आपका साइटोसाइन, थाइमाइन और यूरोसिल, ये 3 आते हैं, ठीक है।
The nitrogenous basis combines with pentose sugar at its first carbon to form a nucleoside. मतलब जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो आपकी पेंटोज शुगर का जो पहला कार्बन होता है उसके साथ कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, ठीक है। द फॉस्फोरिक एसिड कंबाइंस विद फिफ्थ कार्बन, उसके बाद जो आपका फास्फोरिक एसिड है उसका जो वो क्या करता है, फिफ्थ कार्बन जो होता है पेंटोज शुगर का उसके साथ कंबाइन होता है और फिर उससे क्या बनता है, आपका न्यूक्लियोटाइड बनता है, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रख लें, जो आपका नाइट्रोजन बेसिस के अंदर जो आपका डीएनए होता है उसके अंदर क्या होता है, थाइमाइन होता है, और आपका जो आरएनए होता है उसके अंदर यूरेसिल होता है, ठीक है। अच्छा, एटीपी, एटीपी क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है, ठीक है। इसको आप बॉडी के अंदर एनर्जी की करेंसी भी कह सकते हैं। एडिनोसाइन का जो ये एक एब्रीवेशन है किसकी, एडिनोसाइन फॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये भी क्या होता है, आपका एक न्यूक्लियोटाइड होता है। अच्छा, एडिनोसाइन फॉस्फेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग दीज न्यूक्लियोटाइड। एटीपी कंसिस्ट ऑफ एडिनोसाइन, एडिनोसाइन, एडिनाइन और राइबोज शुगर एंड थ्री फॉस्फेट जो है वो उसके साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है। अमंग देम टू आर एनर्जी रिच फॉस्फेट बॉन्ड, उसमें क्या होते हैं, जो दो एनर्जी रिच फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। असल में होता क्या है कि जो एक एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट होता है वो जब दूसरा एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप अपने साथ बॉन्ड कर लेता है तो जब उसको आप एनर्जी देते हैं, ठीक है, वो एनर्जी हम कहाँ से आती है, जब फोटोसिंथेसिस होता है उसके थ्रू वो एनर्जी मिलती है, तो उससे फिर क्या होता है, एटीपी बनता है, ठीक है। या तो फिर जो आपका सेल है उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर जो ग्लूकोज टूटता है उससे भी आपका जो एटीपी है वो बनता है, ठीक है। आपका जो एडीपी है उसके बीच में और जो फॉस्फेट है उसके बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। During conversion of ATP into ADP, the free energy releases which is considerable large, मतलब जो आपका ATP होता है जब उसको हम ADP के अंदर कन्वर्ट करते हैं, मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को किस में कन्वर्ट करेंगे, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में, ठीक है। और साथ में आपको एक फॉस्फेट जो है वो ग्रुप फ्री में मिलेगा या फ्री अलग से मिलेगा और आपको एनर्जी भी क्या है आपको मिलेगी, ठीक है। वो एनर्जी कितनी होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी, 31.81 किलोग्राम और 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल कह लें, ठीक है, इतनी एनर्जी आपको मिलेगी। अच्छा, आगे चलें अगर तो देखें जो डीएनए है वो क्या है, आपका एक कोएंजाइम है, क्या है, कोएंजाइम है, ठीक है। अच्छा, इसको डिस्कवर किया था वो किसने किया था, आर्शी और चेज ने, ठीक है। दस एक्सपेरिमेंटली कंफर्म्ड कन्फर्म्ड दैट डीएनए मस्ट बी द जेनेटिक मटेरियल, उन्होंने कहा था कि जो डीएनए है वो क्या होगा, आपका जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लोज इन अ सेल फ्रॉम डीएनए टू आरएनए देन टू साइटोप्लाज्म इन अ टू स्टेप प्रोसेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अच्छा, आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, जो फार्मेशन होती है प्रोटीन्स की वो किस तरह से होती है, आपके जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो डीएनए होता है वो क्या करता है, आरएनए को मैसेज भेजता है, ठीक है, किसके थ्रू, आपका जो राइबोसोमल आरएनए है उसको मैसेज भेजता है, ठीक है, किसके थ्रू, मैसेंजर आरएनए के थ्रू। आपका मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर और फिर क्या करता है वहाँ पे जो आपका राइबोसोमल आरएनए है उसको बोलता है कि आपके जो प्रोटीन की सिंथेसिस करें, ठीक है। ऑर्डर कहाँ से आया, डीएनए से, उससे उसके बाद क्या होता है, आपका जो मैसेंजर आरएनए जो आपका राइबोसोमल आरएनए वो क्या करेगा, आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा और फिर जो ट्रांसफ़र आरएनए वो क्या कराएगा, प्रोटीन की ट्रांसफ़र कराएगा। अच्छा, इन अ टू स्टेप प्रोसेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, मतलब इन दो स्टेप्स के अंदर क्या है, प्रोटीन बनता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन इन अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉपीड इनटू आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, जो डीएनए की जो मैसेज होता है वो आरएनए के अंदर कॉपी हो जाता है या उसको डीएनए अपना जो मैसेज है वो आरएनए को बताता है, उसके अंदर कॉपी करता है। ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर। जो मैसेंजर आरएनए होता है उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो आपका जो ट्रांसफर आरएनए और जो राइबोसोमल आरएनए है वो क्या करते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं, उसकी जो डिकोडिंग है वो करते हैं। RNA into the specific sequence of amino acids which help in the synthesis of प्रोटीन्स, मतलब आरएनए क्या करता है, आपकी जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है अमीनो एसिड्स की वो करके प्रोटीन्स की क्या करता है, सिंथेसिस करवाता है। आपकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन की सिंथेसिस कह लें या जो प्रोटीन फैक्ट्रीज कह लें वो राइबोसोम्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, आपकी बॉडी के जो प्रोटीन्स है वो बनते हैं। अच्छा, राइबोसोम्स फ्री फॉर्म भी हो सकते हैं या फिर जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके साथ भी एसोसिएटेड हो सकते हैं। अगर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके साथ अगर राइबोसोम्स अटैच होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये यार रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जहाँ पे अटैच नहीं होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स।
तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स में क्या है कि कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स पहली बात है हम बोलते किसको हैं, जब दो पॉलीमर्स जो है जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, अगर इनमें से दो कोई से भी आपस में ज्वाइन होंगे तो तीसरा मॉलिक्यूल बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। जैसे कि प्रोटीन और लिपिड्स, ठीक है, लिपोप्रोटीन, ये क्या आपका कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा, आपका जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, वो भी क्या है आपका कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। अच्छा, तो देखते हैं क्या है पॉइंट्स के अंदर। ग्लाइकोलिपिड्स आर कॉन्जुगेटेड लिपिड्स कंटेनिंग फैटी एसिड्स, मतलब वो क्या होते हैं, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स होते हैं जिसके पास क्या होता है, फैटी एसिड्स होता है, ठीक है। और क्या होता है दूसरा, उसके साथ कार्बोहाइड्रेट होते हैं, आल्सो कंटेनिंग नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, और कुछ नाइट्रोजन के कंपाउंड्स भी साथ में होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स आर फॉर्म्ड व्हेन अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंबाइन विद अ प्रोटीन मॉलिक्यूल, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट का एक मॉलिक्यूल है वो क्या करे, जब प्रोटीन के साथ कंबाइन हो तो वो क्या बनाएगा आपका ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको का जो यहाँ पे वर्ड है वो किसको शो कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट को, और प्रोटीन्स को शो कर रहा है। उसके बाद है न्यूक्लियो प्रोटीन्स। न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स वो आपस में बाइंड होंगे तो क्या बनेगा आपका न्यूक्लियो प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन्स और आपके न्यूक्लिक एसिड आपस में बाइंड होंगे तो जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनेगा वो कौन सा बनेगा, न्यूक्लियो प्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन आर कॉन्जुगेट्स ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, इसमें जो लिपिड अगर प्रोटीन वो आपस में ज्वाइन होंगे तो लिपोप्रोटीन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अच्छा, तो जो आज के जो पॉइंट्स थे वो यहीं तक थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे हमने डिस्कस किए, होपफुली आपको समझ में आए होंगे। अच्छा देखें, आप जो फीडबैक हैं वो दिया करें, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये दिया करें कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि मुझे भी पता चले कि जो मैं वे या तरीका जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो सफिशेंट है आपको समझाने के लिए या नहीं है, ठीक है। तो अगर समझ में आ रहा हो या पसंद आ रहा है तो उसको लाइक भी कर लिया करें। अगर आप ये समझते हैं कि किसी के लिए ये फ़ायदेमंद हो सकता है उसको ये शेयर भी कर दिया करें, ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू।